नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी हावी है। इस बात के संकेत चुनाव से ठीक पहले मिले हैं, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी ने पत्र लिखा है और इस पत्र से ही गुटबाजी के संकेत मिल रहे हैं। पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दे डाली है। लेटर के लास्ट में बोल्ड अक्षरों में सभी नेताओं, विधायकों, उम्मीदवारों को उनके क्षेत्र में वोट कम होने या नकारात्मक भूमिका को लेकर सतर्क होने की वार्निंग दे दी गई है। तो वहीं इस लेटर को लेकर बीजेपी कांग्रेस में लगातार बयानबाजी भी नजर आ रही है। चर्चा हम करने वाले हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में सियासी पारा अब तेजी से उछल रहा है और इस बीच हरियाणा कांग्रेस की आपसी कलह पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी बनती दिख रही है। इस बात के संकेत खुद पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने दिए हैं। एक लेटर लिखकर उन्होंने पार्टी के नेताओं को अलर्ट रहने की वार्निंग दी है। इस लेटर ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवारों में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल प्रभारी दीपक बाबरिया ने अपने लेटर के लास्ट में सभी नेताओं के लिए बोल्ड अक्षरों में वार्निंग लिखी, जिसमें लिखा गया है कि पार्टी के सभी नेतागण, वर्तमान विधायक और सभी विधानसभा टिकट प्रत्याशियों को सतर्क करना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव परिणामों में जिनके भी क्षेत्र या हलके में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कमजोर या फिर जिन लोगों की भूमिका नकारात्मक होगी, उन सभी का विधानसभा चुनाव में टिकट का दावा कमजोर हो जाएगा। यानी साफ है, कांग्रेस आलाकमान को आपसी गुटबाजी के चलते चुनाव में नुकसान की आशंका है और इसीलिए ये लेटर जारी किया गया। नेताओं को चेतावनी देनी पड़ी है, लेकिन अब लेटर के सामने आते ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। सीएम नायब सैनी ने बाबरिया के लेटर पर चुटकी ली और कहा कि बाबरिया क्या करेगा, वो लेटर लिखते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, मैंने ये पीछे भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ी फूट है और वो मंचों के ऊपर भी सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आती है, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद के मोह में फंस गई है। अगर देखें, गांधी परिवार, यहाँ पर हुड्डा परिवार के मोह में फंस गई है। अगर देखें कि रोहतक के अंदर और भी पार्टी के सीनियर लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल हैं, परंतु परिवारवाद से नहीं सोचते, परिवार से ही लड़ेगा। पहले बापू बेटा लड़े, दोनों की पीठ लगी, अब बापू बाजिगा मैदान छोड़कर बेटे को फंसा दिया, अब बेटा फंस गया, ये वो भी हारेगा। ये लोग देखते हैं कि ये परिवारवाद के मोह में फंसे हुए हैं कि बाबरिया क्या करेगा। बाबरिया बेचारा लेटर लिखी जाएगा, परंतु कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस की गुटबाजी पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी तंज कसा है। ये उनके घर का मामला है, वो अपने घर में जो करना सो करें, हमें से वो लड़ रहे हैं। का डर सता रहा है। मैं कहता हूँ वो उनको सता रहा होगा, मुझे नहीं सता रहा, और उनका भीतर घात कोई होगा तो हमें उसका लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस में आपसी गुटबाजी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की सफाई भी सामने आई। उन्होंने बीजेपी को खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। ये अपनी बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की चिंता ना करें। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और इनको धराशायी करेंगे। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि लगातार कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी की वजह से हर जगह पे घुराव हो रहा है, चीजों पे गालियां दी जा रही है। पहले भी मैंने कहा, गुटबाजी देख रही है। अरविंद शर्मा क्या कहते थे मुख्यमंत्री के बारे में, राव इंद्रजीत क्या कहते थे, चौधरी बलविंदर सिंह क्या कहते थे मुख्यमंत्री के बारे में, इसे पूछ लो। मैंने उसका भी कहा था, जो धनखड़ जी के बारे में, बल्कि उनसे पूछ लो क्या है। बीजेपी से ज्यादा, ये कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में अंदरूनी जो फूट है वो बीजेपी में ज्यादा है। अनिल विज ने आपके ऊपर आप अनिल विज से पूछ लो कि वो कितना संतुष्ट है, किस तरह से उसको अपमानित होना पड़ा। जो सबसे सीनियर एमएलए था, पहले रामविलास शर्मा था, आप उनसे पूछो कि भाई कि वो उनकी पार्टी में कितनी यूनिटी है। अनिल विज किस तरह से मुख्यमंत्री के बारे में तो भवन में पहुंच जाते, 2-2 महीने तक फाइलों को ही नहीं देखते, सारा महकमा ही बिल्कुल पैरालाइज कर दिया जाता है। ये हमको सीख देंगे, ये पहले अपने आप को सुधारें।
बहरहाल एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी के सामने बाकी सभी मुद्दे बोने नजर आ रहे हैं। आपसी गुटबाजी को लेकर कांग्रेस जहां विरोधियों के निशाने पर है, तो वहीं अपने ही उम्मीदवारों को कांग्रेस नेताओं का पूरा समर्थन नहीं मिल पाने से कांग्रेस को काफी नुकसान चुनाव में झेलना पड़ सकता है। लेकिन वोटिंग से पहले क्या कांग्रेस अपने नेताओं की गुटबाजी खत्म कर पाएगी और बाकी दलों पर इसका क्या असर रहेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा हम करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। कुछ खास मेहमान जुड़ गए। राकेश शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, विवेक चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी, साथ ही रजवंत हिंदवाल, प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत आज कांग्रेस से करते हैं। राकेश जी, चुनाव के समय प्रभारी को पत्र लिखना पड़ रहा है, चेतावनी देनी पड़ रही है गुटबाजी को लेकर, चिंताजनक स्थिति। कांग्रेस से मैं बात कर रही हूँ। आज दो राकेश हमारे साथ हैं। राकेश गर्ग जी से मेरा सवाल है। चलिए, अगर राकेश शर्मा जी को उनको लगता है तो उनको भी भाजपा छुड़वा के कांग्रेस ज्वाइन करवा देते हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। ज्योति जी, आपके चैनल के माध्यम से ये तो कभी ना कभी आपको ही छोड़नी पड़ेगी। अभिवादन और प्रणाम करता हूँ। मैं राकेश जी, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं अपनी बात को पूरी कर लूं, फिर धैर्य के साथ आपकी बात को भी सुनूंगा। ये ज्योति सांगवान जी ने जो बोले थे, मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दिया था। आपसे साधुवाद निवेदन है कि एक बार सुन लीजिए। ज्योति जी, मैं मनोहर लाल खट्टर जी को पिछले 5 साल से सुन रहा हूँ, 10 साल से सुन रहा हूँ। आज जो बयान अभी आपने 5 मिनट पहले चलाया, शायद उन्होंने जो बुद्धिमत्ता पूर्वक बयान था वो आज आपके चैनल पे सुना कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो बात ये हरियाणा न्यूज के दर्शकों को बता रहे थे तो बेहतर होता कि यही सीख एक बार वो अपने मुख्यमंत्री नायब सैनिक को भी बता दे, जो कितना अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। चलिए, वो इनकी राजनीति है, मैं उसके ऊपर नहीं बोलता। मैं सीधा लेटर के ऊपर आ जाता हूं। ज्योति जी, एक तो मैं ये जो हमारे मीडिया के साथी है ना ज्योति जी, इनको बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कांग्रेस का आज प्रदेश में और पूरे देश के अंदर जो माहौल बना है, उसके अंदर मैं ये दावे से कह रहा हूं कि नित रोज हर वक्त कांग्रेस 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 कांग्रेस। आप लोगों ने इतना कांग्रेस कांग्रेस कर दिया कि आम जनमानस के दिमाग में ये बैठा दिया कि अब कांग्रेस प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। ठीक है राकेश जी, आप बोलिएगा, बात पूरी कीजिएगा, बात पूरी कीजिएगा। ये कांग्रेस तभी हो रहा है ना जब आपकी पार्टी के प्रभारी पत्र लिख रहे हैं। अब मैं जेजेपी से सवाल करूंगी तो विवेक जी भी ये कहेंगे कि हम सारा दिन जेजेपी करते हैं, डैनवाल जी कहेंगे हम इनेलो करते हैं। तो मीडिया तो अपना काम कर रहा है। अगर आप लोग सरकार में आ भी रहे हैं या मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये भी खुद ही करना पड़ेगा, मीडिया इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप लोग मौका देंगे तो हम डिबेट करेंगे मुद्दों पर। मैं तो आपको धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं तो मीडिया का धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। मैं तो ज्योति जी आप लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ, मैंने सवाल खड़े नहीं किए, मैंने तो धन्यवाद किया आप लोगों का। और आज ये पत्र की बात कर लेते। आप इस पूरे पत्र को पढ़िए और मुझे ये बताइए, क्या अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये इंस्ट्रक्शन देना कि आपके एरिया के अंदर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, इसके अंदर आपको कहां से गुटबाजी या गलत बात नजर आ गई? क्या चुनाव आयोग इस बात के लिए संज्ञान नहीं लेता? क्या पूरी की पूरी भारत सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री जी इस बात की अपील नहीं करते कि भाई जाइए और बूथ के ऊपर वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए? इसके अंदर से गुटबाजी कहां से निकल के आ गई? दूसरा प्रश्न जो आपके चैनल के माध्यम से अभी मैंने सुना, वो पत्र भी मैंने पढ़ा हुआ है कि उन्होंने तमाम नेताओं को यह कहा है कि आपकी इसके अंदर विधानसभा की रिपोर्ट बनाई जाएगी। राजनीति करने वाली कोई भी पार्टी ज्योति जी, हर चुनाव उसके लिए महत्वपूर्ण होता है और हर चुनाव एक कसौटी की तरह खरा जाता है कि जो भी नेता, जो भी कार्यकर्ता जो आने वाले समय में टिकट के दावेदार बन सकते हैं, वो अपने क्षेत्र में कितने प्रभावी हैं। और प्रभाव का कैसे पता लगेगा? प्रभाव पता करने का ज्योति जी एकमात्र जो जरिया है वो चुनाव है, और चुनाव के अंदर वोटिंग है। और जो तो ये तो ठीक है, आप भी कह रहे हैं स्वाभाविक ही, तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर होने वाली बातें हैं ना गर्ग साहब, ये तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बातें। लेटर लिखकर सबको बता देंगे क्या? मैं ज्योति जी, मुझे लेटर लिख के सबको कि हम तो चेतावनी दे रहे अपने नेताओं को, क्योंकि हमको यकीन नहीं है, क्योंकि हमें डर है कि ये लोग सहयोग नहीं करेंगे अपने अपने हलकों में। तो ये तो पार्टी के भीतर होने वाली बातें। इसके लिए पत्र लिखना, सार्वजनिक करना ये जरूरी है। 60 सेकंड पूरी बात सुन लीजिए ज्योति जी।
ज्योति जी, मैं जिन बातों को, आप अपना आकलन कीजिए, लेकिन एक प्रवक्ता होने के नाते जो मैं आकलन करके दे रहा हूं, आप उस आकलन को सुनिए ना। मुझे बिठाया आपने इसीलिए गया ना कि मेरी पार्टी का पत्र है, मेरे से बेहतर आकलन कौन करेगा। आप पत्रकार है, सवाल उठाना आपकी जिम्मेदारी है, जवाब देना मेरी जिम्मेवारी। आप सुन लीजिए। अब जहां गुटबाजी का आप प्रश्न करते हैं, मुझे ये बताइए कि कम से कम कांग्रेस पार्टी अकेले हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी तो है जहां इस तरीके की बातें करने की आजादी है। इन भाजपाइयों से ये पूछना, अपने दिल पर हाथ रखकर बताए, क्या अनिल विज को ये आजादी है? क्या राव इंद्रजीत को ये आजादी है? क्या ओम प्रकाश धनखड़ जी को ये आजादी है? क्या कैप्टन अभिमन्यु को ये आजादी है? क्या अशोक तंवर को ये आजादी है? गुटबाजी से नित रोज ये परेशान पार्टी कांग्रेस के ऊपर जब आरोप लगाती है तो ये तो बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति पैदा हो जाती है। अपने घर के भांडे संभलते नहीं है और दूसरों के बर्तन जो आराम से रखे हुए उनके खड़खड़ाने की इन लोगों को आवाज सुनाई देती है, तो इस पर तो हंसाई आ सकती है ज्योति जी। इसके अलावा क्या प्रतिक्रिया दी जाए? ठीक है, राकेश शर्मा जी, ये कह रहे हैं आपके नेता जिनका नाम ले रहे हैं, अनिल विज की बात करें, कैप्टन की बात करें, ओपी धनखड़ की बात करें, कि इनको तो आजादी नहीं, ये हमारा आंतरिक लोकतंत्र है, कांग्रेस बार बार जिसकी दोहाई देती है। इसे गुटबाजी या चेतावनी या गुटबाजी से होने वाले नुकसान ज्योति जी को लेकर साहब शंका ने जो ना बोला है, मैंने सुना है, ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ये कांग्रेस का कल्चर है और पूरे हरियाणा की जनता जानती है। बावरिया जी को पत्र लिखना अभी क्यों पड़ा? क्योंकि बावरिया जी की प्रेजेंस में, इनकी प्रभारी की प्रेजेंस के अंदर इनके कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के जूते मारे हैं, तब उन्होंने पत्र लिखना पड़ा। उनके पास लगातार शिकायतें जा रही थी हर लोकसभा सीट पे कि वहां ये काम नहीं कर रहा, वहां ये काम नहीं कर रहा, वहां ये काम नहीं कर रहा। तो कब लिखेंगे? गर्ग साहब, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। आप हरियाणा की जनता को सुनने दीजिए। जो हरियाणा न्यूज के जो हमारे दर्शक बैठे हैं उनको आपने अपना वक्तव्य रखा, मैं अपना रख रहा हूं। आप सुनिए ना धैर्य से। ये जो धैर्य की कांग्रेस के कल्चर में जो कमी है, उसी का परिणाम है कि आप लोग सड़कों पर लड़ते हैं। और जब तक आप धैर्य नहीं बनाएंगे तब तक आपकी हालत ऐसे ही दिन पर दिन और नीचे चली जाएगी। जब आप एक चैनल पर धैर्य नहीं बना सकते, आप पार्टी में क्या धैर्य बनाएंगे? आप मुद्दे पर आइए राकेश शर्मा जी, मुद्दे पर आइए। एसआर का गुटा का नहीं है क्या? कुमारी शर्मा अलग चल रही है, किरण चौधरी अलग चल रही है, कप्तान अजय सिंह अलग चल रहे हैं। और सार्वजनिक मंचों पर किरण चौधरी ने तो कहा है कि जैसे दान सिंह ने मेरी मदद की उससे 5 गुना मदद करूंगी, और उसके बेटे पर आरोप लगाया किरण चौधरी ने कि कितने हजार करोड़ के घोटाले के अंदर शामिल है। आप जनता को क्यों, आप जनता की नब्ज को नहीं समझते, आप जनता को बरगलाने का काम करते हैं। अरे आपके हरियाणा में कांग्रेस के संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, और बचे खुचे जो टोल है, कोई हुड्डा का टोल है, कोई किरण चौधरी का टोल है, कोई शैलजा का टोल है, कोई चौधरी वीरेंद्र सिंह का टोल है, कोई कप्तान अजय का टोल है। पूरे हरियाणा में आपकी जो सरफुटबल हो रही है। आज जब लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, उस समय आप आपस में सिर्फ जोड़ रहे हो, और उसके बाद आप दोष दोगे ईवीएम को कि ईवीएम से हम हार गए। अरे भैया, अपने घर को ठीक करो, अपने संगठन को बनाओ। हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से तुम्हारा जिलाध्यक्ष नहीं है, तुम्हारा कहीं संगठन नहीं है, पार्टी कहीं दिखती नहीं है, सिर्फ काम ही काम नजर आते हैं। आपस में सरफुटबल कर रहे हो आप लोग। और फिर दोस्त किसको बोलोगे? ईवीएम हैक हो गई। अरे भैया, ईवीएम क्या करेगी? आपकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही, आपके प्रभारी को धमकी देनी पड़ रही है, पत्र लिखना पड़ रहा है। ऐसे चुनाव हो गए आप लोकतंत्र के महाकारों में। फिर दोष किसको दोगे? सत्ता पक्ष को दोष दोगे। जब तक आप लोग अपने संगठन को नहीं संभालोगे, जब तक आप अपनी पार्टी को नहीं संभालोगे, जब तक 2 परिवारों से बाहर नहीं निकलोगे, देश के अंदर गांधी परिवार, हरियाणा में हुड्डा परिवार, तब तक ये सरफुटबल बढ़ेगी। ये कम होने वाली थोड़ी है। और इसके लिए दोष तुम दूसरों को दोगे। और निश्चित तौर पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हरियाणा के अंदर एक भी सीट लोकसभा की कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। और विधानसभा की जो करनाल की सीट है वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, राकेश गर्ग जी बहुत जल्दी कुछ कहिए, उसके बाद में जेजेपी को जोड़ रहे हैं। आपको कुछ कहना था, आप अपनी बात कहिए।
मेरे भाजपा के साथी प्रवक्ता हमारे संगठन पर इतना जोर दे रहे हैं जैसे ही कि ये उम्मीद कर रहे हो कि हमारे संगठन की लिस्ट आए और उसमें किसी जिलाध्यक्ष के तौर पे हमारे राकेश भाई का या प्रवक्ता के तौर पे इनका भी नाम आ जाए। अरे भाई हमारे संगठन का है, बगैर संगठन के हम आपके ऊपर इतने भारी पड़ रहे हैं। अगर हमारा संगठन होता तो आप सोचोगे आप लोगों की तो शायद फिर जमानतें जब्त हो रही होती। और आप जो लंबा चौड़ा ये नैतिकता का पाठ कीजिए ना जमानत जब्त। आप लोग अगर आपको लग रहा है कि संगठन होने से बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती तो क्या फेवर कर रहे हैं आप लोग बीजेपी का? पिछला चुनाव भी आप लोगों ने बिना संगठन के लड़ा। इस बार कहा गया उदयभान बने 2 महीने में, 4 महीने में, इस हफ्ते, अगले महीने, कितनी बार आप लोगों ने कहा। अब आप कह रहे हैं कि अगर हमारा संगठन होता तो हम बीजेपी की जमानत ही जब्त कर देते। ज्योति जी आप मैं आपको भी करेक्ट कर देता हूं। एक डीसीसी को छोड़कर क्या हमारा यूथ का संगठन नहीं है? क्या हमारा महिलाओं का कांग्रेस का संगठन नहीं है? क्या हमारा आपके जिला अध्यक्ष हैं क्या? इसमें करेक्ट करने वाली क्या बातें करते हैं नहीं है? क्या इसमें करेक्ट करने वाली कौन सी बात है? जिला अध्यक्ष आपका रोहतक से हैं आप? 700 लोगों की आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष है रोहतक में? मैं रोहतक से हूँ। हाँ, जिला अध्यक्ष है वहाँ। सही नहीं है। मैंने आपको शब्द बोले डीसीसी को छोड़कर, तो उसको हल्के में आग रहे हैं क्या? आप पूरे हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष आप लोगों के पास है नहीं। आप खुद ही कह रहे थे होते तो हम बीजेपी की जमानत जब्त कर देते। अब आप भी कह रहे हैं आपको मैं करेक्ट कर देता हूँ। जो नहीं है वो तो नहीं है ना। जिला अध्यक्ष को आप कम जिम्मेदारी का पद मान रहे हैं क्या? शब्द ये बताए कि संगठन नहीं, जिम्मेवारी का कम का पद नहीं मांग रहे। बड़े कारण होते हैं राजनीति के अंदर। अब चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव के पश्चात हमारे फेवर में चुनाव के रिजल्ट आएंगे, 10 की 10 सभा सीटें भी जीत जाएंगे। इनकी जो ये दावा कर रहे हैं ना करनाल की, इनके नायब सैनी भी प्रधान इस बार चुनाव हार जाएंगे। विधानसभा का मुंह एज ए मुख्यमंत्री, एज ए विधायक नायब सैनी जी नहीं देखेंगे। ये मैं आपके चैनल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी से दावा करके कह रहा हूं आप लोगों को। चलिए मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। विवेक जी, आप लोगों में भी देखिए नोटिस जो चल रहा है, जिस तरह की बयानबाजी आ रही, पब्लिक कभी कुछ कह रहे हैं, दुष्यंत कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस में भी गुटबाजी की स्थिति है। कांग्रेस ये कह रही केवल हमारी स्थिति नहीं है बल्कि बीजेपी में भी भीतरघात के हालात के। क्या कहेंगे? ज्योति जी, मैं दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहा था। आपने हमारी पार्टी का जिक्र किया। हमारी पार्टी में जो चल रहा है वो सबके सामने है। आज हमने तो कांग्रेस के पाले में गेंद डालने का काम किया था। कांग्रेस को कहा था कि हाँ सरकार देने की पहल करे, हम चाहते हैं। इन्होंने लिख के मांगा था, हमने लिख के भी देने का काम किया था गवर्नर साहब को। पर उसके बाद भी कांग्रेस कहीं भूपिंदर सिंह हुड्डा ईडी और सीबीआई के डर से आज दुबक के बैठ गए हैं। हम तो इतना जानते हैं। मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे अकेली ऐसी पार्टी। हाँ, अकेली ऐसी पार्टी है इनकी जिसमें इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा उस टाइम के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष की गर्दन तोड़ दी जाती है, उसको पीट दिया जाता है और फिर भी एफआईआर नहीं होने दी जाती। इस तरह कार्यकर्ताओं को लटम लट होता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये चिट्ठी का जो जिक्र आज किया जा रहा है, ये चिट्ठी वैसे नहीं आई ज्योति जी। मैं बताना चाहूंगा, कल भूपिंदर सिंह हुड्डा का अम्बाड़ा का दौरा था और अम्बाड़ा के दौरे में शैलजा के कार्यकर्ता उन कार्यक्रमों से दूर रहे और खाली कुर्सियों की कई समाचार पत्रों ने फोटो छापने का काम किया, फोटो दिखाने का काम किया कि किस तरह खाली कुर्सियां वहां प्रोग्राम के अंदर रही। और मैं कहूँ पहले शैलजा कुमारी शैलजा अम्बाड़ा से सांसद रही हैं और उनका एक क्षेत्र भी रहा है अम्बाड़ा के अंदर। उनका अम्बाड़ा के अंदर एक रुतबा भी रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो इसी कारण आज शैलजा जब चुनाव से दूरी बना रही है, शैलजा के कार्यकर्ता जब चुनाव से दूरी बना रहे हैं, तो वो सबके सामने है कि किस तरह आज कांग्रेस की नाकामियां, कांग्रेस की कमजोरियां सबको दिख रही हैं। अभी मेरे साथी कह रहे थे, आपको भी गलत ठहराने का काम कर रहे थे कि हमारा सारा संगठन कंप्लीट है, सारा संगठन कंप्लीट है। ये तो बात वो कर रहे हैं, हमारे वो भी बन गए, महिलाओं के भी बन गए, यूथ के भी बन गए। ये बारात तो ले रहे हैं, दूल्हा इनके पास है। आज बिना दूल्हे की बारात को लेके घूमने का काम कांग्रेस के साथी कर रहे हैं। ये आज तक संगठन नहीं बना पाए। और संगठन बना के करते भी क्या? संगठन बना के करते भी क्या? जिस बीजेपी ने संगठन बनाया था, जो अपने पन्ना प्रमुख बनाने की बात करती थी, आज उनको कैंडिडेट उतार पे लेने पड़ रहे हैं। क्यों नहीं संगठन के बीच में से कोई कार्यकर्ता उठ के चुनाव लड़ रहा? क्यों आज ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया ही चुनाव लड़ेगी? क्या अम्बाड़ा में कोई और कैंडिडेट नहीं था? क्यों आज नवीन जिंदल चुनाव लड़ेंगे जो कोयला चोर बताए जाते थे प्रधानमंत्री जी द्वारा? ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी कि पन्ना प्रमुखों के पन्ने फट गए? आज के दिन ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। इनके पास ग्राउंड पे जो रियलिटी है, ग्राउंड की रियलिटी ये समझ नहीं पा रहे। हम तो एक चीज जानते हैं, ज्योति जी, क्षेत्रीय दल है। हालात पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? मैं बिल्कुल प्रकाश, मेरे को उम्मीद थी आप सवाल करेंगे, मैं इसी की वेट कर रहा था। मैं एक ही
चीज जानता हूँ। आज के दिन हमारी जो बात है, हम हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर क्षेत्रीय दल हमेशा आवाज उठाता है। दुष्यंत जी जब सांसद बन के गए, दुष्यंत जी ने हरियाणा की आवाज उठाने का काम किया। आज इनसे बारी बारी हर डिबेट में मैं पूछ चुका हूँ ज्योति जी कि कोई एक ऐसी बात बताए। इनके बीजेपी की अगर बात करूं, 10 के 10 सांसद, कोई भी पूरा अपना सांसद निधि कोष खर्च नहीं कर पाया, कोई भी अपने पैसे पूरे नहीं लगा पाया। तो सबके सामने है किस तरह के हालात। आज सिर्फ सांसद तो बनते हैं सुख सुविधाएं लेने के लिए, वहां जाके हरियाणा के हितों की बात कोई नहीं करता, हरियाणा की आवाज उठाने की बात कोई नहीं करता। मुझे याद है अभी 2014 के चुनाव में मोदी जी ने अम्बाला के अंदर ही आके कहा था कि अम्बाला के अंदर HMT को दोबारा से चालू किया जाएगा। 2014 में ही जब अम्बाला में आए थे, अभी 2 दिन बाद दोबारा अम्बाला में आ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम IMT भी लाने का काम करेंगे, नारायणगढ़ में रेलवे लाइन भी लाने का काम करेंगे। आज तमाम मुद्दे हैं, HMT नहीं आई, IMT नहीं आई, रेलवे लाइन नहीं आई। हम तो ये कह रहे हैं अगर हमारा सांसद होता, हमारे सांसद लोकल होते तो लोकल मुद्दे उठाते। आज ये तो कभी जम्मू कश्मीर ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं। नहीं चुना सांसद तो जनता को नहीं, जनता चुनेगी ना। जनता ने जब चुना तो हमने काम करके दिखाया, आगे भी जनता जनार्दन चुनेगी। बीजेपी सदा सदा ही नहीं रहेगी। चलिए, काम किया नहीं किया उसका रिपोर्ट कार्ड तो चुनाव में मिलता विवेक जी। 4 जून को पता लग जाएगा, जो सबके सामने आएगा रिपोर्ट कार्ड। नैनवाल जी, कांग्रेस का जो पत्र है अभी, क्योंकि विवेक जी कह रहे हैं कि नेता जो अंबाला का जिक्र कर रहे हैं कि हुड्डा साहब का कार्यक्रम सैलजा की वजह से, या तो सैलजा नहीं आई या उनके समर्थक नहीं आए। कुछ तस्वीरें वो भी सामने आई जब बाबरिया की प्रेजेंस में 2 बड़े बड़े नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े। तो क्या यही एक कारण हो सकता है कि कांग्रेस को डर है कि जिनको टिकट दिया गया उनके अलावा जो लोकल लीडर्स है पार्टी के, वो साथ नहीं देंगे चुनाव में? निश्चित तौर पर देखिए ज्योति जी, ये बात आती है कि सामने कि इस जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, इसमें पूरी तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। और सबको पता है कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है तो उन्होंने अपने अपने जो लोग हैं उनको ही मीटिंग में बुलाया है, उन्हीं को ही स्वाभाविक आगे रखा है। तो और जो उनका एक गुट है जिनको SR के गुट कहते हैं, वो गुट को अगर उनके पीछे रखेंगे तो कौन आदमी अपनी बेइज्जती कराने के लिए आएगा? आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों पार्टियों में गुटबाजी आज चरम पर है, हावी है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी गुटबाजी को इसलिए छुपा सकती है, इसलिए छुपा रही है कि ये कह सकते हैं कि वो सत्ता में बैठे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी सामने लगातार आ रही है। कारण क्या है कि इनकी गुटबाजी एक दूसरे की चलती रहती है। ये स्टेज पर भी गुटबाजी कर रहे हैं, अकेली कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की गुटबाजी भी अब स्टेज पर सामने नजर आने लगी है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार अभी राव इंद्रजीत सिंह ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैं देख लूंगा चुनाव के बाद, सब कुछ देख लूंगा, सब कुछ मेरे को करना है, मेरे को बरगलाया गया है, मेरे को चुनाव के बारे में नहीं बताया गया, कैंपेनिंग के बारे में नहीं बताया गया, या ये कह सकते हैं कि भाई नॉमिनेशन के बारे में मेरे को तिथि नहीं बताई गई। ये चीजें क्या है? अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो गुट बने हुए हैं वो अपने निजी स्वार्थ के गुट बने हुए हैं। उन्होंने कभी जनता की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने कभी अपने कार्यकर्ताओं की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने कभी किसी की सोची नहीं, सिर्फ ये सोचे थे कि मैं CM बन जाऊं। या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो यहाँ पर बार बार ये आता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दिमाग में ये जो है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी में भी कुछ नेताओं की नाराजगी हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। जेजेपी में जो भी हालात हैं, विधायक जिस तरह से नाराज हैं, वो भी सबके सामने हैं। लेकिन इनेलो में अगर गुटबाजी हो भी तो क्या अभय चौटाला के अलावा कोई ऐसा नेता है जो दूसरे गुट को लीड कर पाए, या अभय चौटाला के अलावा कोई भी दूसरा गुट बन पाए? नहीं, नेता ये एक बात तो है ना कि नेता होंगे तभी तो गुट बनेंगे ना। देखिए, मैं ज्योति जी आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। आपने एक चीज देखा होगा कि 2018 में जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल का जब विभाजन हुआ था, तो वो विभाजन इसी वजह से तो हुआ था ना कि कहीं ना कहीं जो सत्ता के लालच में कोई लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे, उनके दिमाग में ये आ गया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको इशारा किया, वो संगठन को तोड़कर जाने का काम किया, उन्होंने पार्टी गतिविधियों में शामिल रहने का काम किया, जिसकी वजह से पार्टी बिखर गई। और अब दोबारा चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पार्टी को जिस हिसाब से खड़ा किया है, संगठन को मजबूत करने का काम किया है। अब कोई भी आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, उनकी एक पार्टी के प्रति निष्ठा होती है, एक आस्था होती है, और निष्ठावान कार्यकर्ता एक अपने शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर काम करता है। उसकी नीयत ये नहीं होती कि मेरे को जाके कुर्सी चाहिए। आज जो भी कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या जेजेपी की बात करें, वो सत्ता सुख लेने के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं। आपने देखा होगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व इनेलो के कार्यकर्ताओं को नहीं, हरियाणा की जनता को भी पसंद आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूं कि जब भी कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, कोई भी आंदोलन
सिंह चौटाला हरियाणा की जनता के, हरियाणा के हर व्यक्ति की आवाज को उठाने का काम करते हैं। वो यही तो चाहते हैं कि हमारा जो काम है, मुख्य जो हमारा काम है, वो जनता की आवाज को बुलंद करने का है। और अगर हम जनता की आवाज को ही अगर हम बुलंद नहीं कर सकते तो राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। आज यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो सत्ता सुख भोगने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के हितों को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया था। आपने देखा होगा कि वो किसान वर्ग भी समझ गया था, या आंदोलनकारी वर्ग भी समझ गया था, जो भी पीड़ित वर्ग था वो समझ गया था कि हमारे हक की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल लड़ रहा है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो चौधरी अभय सिंह चौटाला की तरह काम करता है। अगर हम बात करें आज जिस प्रकार से लोकसभा की बात करें तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सिरसा में संदीप लोट एक तरफा चुनाव का माहौल बनाए हुए हैं। वहां पे सिरसा का जो कार्यकर्ता है वो पूरे तन मन धन से उनका सहयोग कर रहा है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता संदीप लोट, कांता चौटाला, करण चौटाला सब उनका सहयोग कर रहे हैं। नहीं, आपको कभी भी नजर नहीं आएगा सिरसा की बात करें या ज्योति जी, क्योंकि आप तो डेस्क पे बैठे, आपके जो नहीं रजवन जी, मैं ग्राउंड पर भी जा रही हूँ, क्या बात कर रही हैं? कहीं मैं तो ग्राउंड पर भी जा रही हूँ, आपको ही नजर आएगा क्योंकि आपने चश्मा लगा रखा है इनेलो का, मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है ना। मैं तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस ही मुकाबले में। चश्मे की बात नहीं है। मैं कल आप देखिए, एक चीज है कि 2014 के चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस ही मुकाबले में थे। 2014 में किस प्रकार से 2 सीट इंडियन नेशनल लोकदल ने निकाल के दिखाई थी, उस समय भी मीडिया ने हमें दिखाया भी नहीं। बिल्कुल यही चीज था ना, आप भी उस समय मीडिया में ही थे और हम भी उस समय इनेलो में ही थे। चलिए 4 जून का इंतजार है रजवन जी, 4 जून को आप ही आइएगा, 4 जून को डिबेट में रहिएगा, हम दिन भर डिबेट करेंगे। सिरसा को लेकर फिर बोलिएगा कि मुझे नजर नहीं आया था या आपको ही नजर आ रहा था। ठीक है गर्ग साहब, आप अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं सभी से ओपनिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ अभी। ठीक है जैनवाल जी रुकिए अभी। नवीन गौड़ जी, जो पत्र लिखा गया है बाबरिया की ओर से, एक बार फिर से कांग्रेस के अलग अलग गुटों को लेकर सवाल उठने लगे हैं, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुशील गुप्ता चूंकि गठबंधन के उम्मीदवार हैं, क्या उन्हें कांग्रेस के सभी गुटों का या सभी नेताओं का साथ समर्थन मिल पा रहा है कैंपेनिंग में? बिल्कुल ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और जितने भी बिल्कुल इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से हरियाणा में काम कर रहा है। न केवल दूसरे राजनीतिक दलों का कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, बल्कि दूसरे जो राजनीतिक दल और दूसरी जो लोकसभा की सीटें हैं, चाहे वो सोनीपत हो, रोहतक हो। आपकी आवाज नहीं आ रही इंडिया, आवाज आ रही है ज्योति जी मेरी? बोलिए, आप एक बार फिर से बोलिए, देखते हैं। हाँ जी ज्योति जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए नवीन जी, अब आ रही, आगे बात पूरी कीजिए आप। हाँ जी ज्योति जी, मैं कह रहा हूँ तो इंडिया गठबंधन के जितने भी कैंडिडेट हैं, हरियाणा की हर लोकसभा सीट पे इंडिया गठबंधन के हर कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो सीपीआई के हो, इनका फोन आपका एक बार फिर से हम फोन कनेक्ट करते हैं। अभी रुकिए आप नवीन जी, आएंगे आपके पास। राकेश गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गर्ग साहब देखिए, एक तो कैंपेनिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि हुड्डा साहब की चूंकि टिकट वितरण में चली है, तो सिरसा की हम बात करें, सिरसा वो कैंपेनिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अंबाला में वो गए थे, वहां शैलजा के समर्थक या उनके कार्यकर्ता है, खुद शैलजा भी वहां नहीं पहुंची थी, ये विवेक जी कह रहे हैं। मैं ज्योति जी जो आपकी बात का उत्तर दूंगा, लेकिन 30 सेकंड के अंदर में जो इनेलो के हमारे साथी हैं और जजपा के जो साथी हैं, पहले इनका मैं उत्तर दे देता हूं। इनेलो का जो ये चुनाव है ज्योति जी, वो महज सिर्फ अब जो अभी आप कह रहे थे ना चश्मा, ये चश्मा चुनाव चिन्ह बचाने का चुनाव है। अगर इस चुनाव में इनको 6% वोट नहीं मिली तो आप ये मान के चलिए कि इनकी तो मान्यता ही खत्म हो जाएगी। तो ये पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, अपनी मान्यता बचाने के लिए चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। और जजपा के जो हमारे साथी जो सवाल 2014 में भी इसी प्रकार की बात कही गई थी। एक उदाहरण छोटा सा 2014 में भी इसी प्रकार की बात कही गई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 सीट जीतकर हमने ये दिखा दिया कि हम कांग्रेस से ऊपर हैं। ज्योति जी, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। अरे भाई असभ्यता मत कीजिए, असभ्यता मत कीजिए, सुनिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अब जो हमारे जजपा वाले प्रवक्ता जो चौधरी साहब मेरे छोटे भाई बोल रहे थे, अगर आपने शोले फिल्म देखी हो ना ज्योति जी, उसके अंदर जो असरानी जेलर जो आते हैं वो कहते हैं आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आ जाओ। तो माँ बेटा रह गए, 4 इधर चले गए, 4 इधर चले गए, और इनका तो जो प्रदेश अध्यक्ष था वही पार्टी छोड़ के चला गया। तो जजपा की जो स्थिति है वो हास्यास्पद है। पार्टी पे सिर्फ हंसा जा सकता है, इसके ऊपर बात करना समय की बर्बादी हो जाएगी। और जो हमारा सवाल आप पूछ रहे हैं ज्योति जी, एक बात बताइए,
कि जब ये खुद ये मान रहे हैं कि टिकटॉक वितरण के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली, हमारे राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी ने जो जहां विनिंग कैंडिडेट थे सब जगह अपने विनिंग कैंडिडेट को टिकट दिया। और आज स्थिति यह है कि हमारा एक एक कैंडिडेट अपना अपना चुनाव लड़ने में सक्षम है। और जिस प्रकार के प्रदेश के हालात बन चुके हैं, हमारा प्रत्येक कैंडिडेट अब चुनाव जीतने में सक्षम है। और जैसी रिपोर्ट्स फील्ड में से आ रही है, और अगर आप देख रहे हो मैं अभी भी फील्ड में हूं, मैं फील्ड में से ही आपके बीच के अंदर जुड़ा हुआ हूं, पूरी तरह से प्रदेश का माहौल हमारे एक एक प्रत्याशी के लिए एक तरफा हो चुका है। हाँ, जहां जैसे आवश्यकता लगती है, निरंतर हमारे तमाम नेता इस बात को कहते रहते हैं कि जहां हमें आवश्यकता लगेगी कि हमारे राष्ट्रीय नेता भी आएंगे, जो हमारे प्रदेश के नेता हैं वो भी एक दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे। अभी तो आप भाजपा की भी अगर बात करो तो आप देखो ना, कौन सा इनका नेता आ रहा है। अनिल विज जो प्रदेश के इतने सबसे बड़े नेता है वो घर बैठे हुए हैं। राव इंद्रजीत धर्मवीर जी का नामांकन हुआ, उसके अंदर नहीं पहुंचे हैं। अब कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। अगर आप गुटबाजी की बात करोगे तो आज प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गुटबाजी की शिकार भारतीय जनता पार्टी है। और बाकी इन दो पार्टियों की बात करना समय की बिल्कुल बर्बादी है। एक आखिरी लाइन ज्योति जी और बोल देता हूं, अगर आप आज के चैनल की पिछली 30 मिनट देखो तो मुझे लगता है ज्योति जी आज आपने राकेश गर्ग के साथ जाति की है। एक भाजपा का प्रवक्ता और दो उसके सहयोगी प्रवक्ता, एक जजपा का और एक भाजपा का, दोनों आपने साथ बिठा दिए। आपने मुझे बताना चाहिए था, मैं भी अपने दो सहयोगी पार्टी रहता। आम आदमी पार्टी का तो हमारे साथ गठबंधन है, घोषित गठबंधन है, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन भाजपा और की भाषा जिस प्रकार इनेलो और जजपा बोल रहे हैं, ये तो इनके अघोषित पार्टनर इतिहास में भी रहे हैं, आज भी है। और आगे चुनाव का रिजल्ट कुछ भी आए, जब जब भाजपा को जरूरत पड़ेगी ये दोनों पार्टियां भाजपा की गोद में बैठ जाएंगी। गर्ग साहब, मैंने ऐसी कौन सी बात बोल दी जिससे आपको ये लगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है? कोई एक शब्द बताएं, कोई एक शब्द बताएं जिसमें आपको ये लगा हो कि मैंने घूम फिर कर बात वही आ रही है। आप लोग, हम चूंकि चर्चा करें क्या कांग्रेस में गुटबाजी है, जो पत्र लिखा गया कि उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। घूम फिर के कांग्रेस वाले आप लोगों पर आ रहे हैं कि गुटबाजी आप लोगों में है। जिनके टिकट कटे या टिकट बदले गए वो कहीं ना कहीं भीतरघाती नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में भी। देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। अभी गर्ग साहब पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ, और बल्कि मैं पीछे अभी एक चैनल पे डिबेट में था, इनके बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, उन्होंने डिबेट के अंदर कहा कि भारत कांग्रेस के अंदर संगठन नहीं है, कांग्रेस के अंदर कैडर नहीं है, कांग्रेस के अंदर सब कुछ खुला है, कांग्रेस चोर की तरह, उन्होंने स्वीकार किया। और देखो, इनको भी शहर, जिस चीज को जनता जनार्दन, जनता भगवान का स्वरूप होती है, जनता जनार्दन होती है, जब जनता में ये मैसेज है और खुलेआम आपकी सरफतोबल हो रही है, और निश्चित तौर पर जब किसी भी घर में झगड़ा होता है, चाहे वो किसी भी घर में हो, अब जैसे कांग्रेस में आपस में गुटबाजी में हो रही है, और इनेलो और इसमें वो उनका चश्मा छीनना चाहते हैं, वो उनकी चाबी छीनना चाहते हैं। हालात ये हैं। और हरियाणा एक बहुत जागरूक प्रदेश है राजनीतिक दृष्टि से, एक एक घटना की पूरी तरह से पोस्टमार्टम करती है हरियाणा की जनता, और एक एक चीज को समझती है। जैसे ही पत्र जारी हुआ, पत्र जारी होने से पहले हरियाणा के नुक्कड़ पर, हरियाणा के हर गांव में, शहर में यह आम चर्चा है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चरम पर है। और आज से नहीं है, कांग्रेस का कल्चर हरियाणा प्रदेश का सदा से यही रहा है। कांग्रेस एक दूसरे को खुद हराती है, एक दूसरे के विरोध में एक दूसरे के कुर्ते फाड़ती है, एक दूसरे के कार्यकर्ता जूतम प्रचार करते हैं, और संगठन नाम की चीज तो कभी रही नहीं। विघटन से कांग्रेस शुरू होती है और हार पर खत्म हो जाती है। और अब इन्होंने, क्योंकि हार का ठीक रहा, पहले ये एक दूसरे पर फोड़ देते थे, परंतु अब इनको ईवीएम एक ऐसा शस्त्र मिल गया कि जब हारेंगे तो सारा ठीक रहा, सारे मिलकर और ईवीएम पर फोड़ देंगे। हालत तो सबको पता है। ज्योति जी, आप भी इतने लंबे समय से एंकर हैं, तो पूरा हरियाणा जानता है, हरियाणा का जन जानता है कि किस प्रकार से हुड्डा ने अपनी पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। क्योंकि जैसा केंद्र में चल रहा है कि परिवार, वैसा ही हरियाणा में कांग्रेस का हुड्डा परिवार, इससे बाहर ये निकल नहीं सकते, जिसका खामियाजा भुगतना तो इनको पड़ेगा ही। जो आप बोलेंगे वही तो काटेंगे ना। जब आप एक दूसरे को निपटाएंगे तो आपके हालात तो यही होंगे ना। भाई हम तो 10 की 10 जीत रहे थे, हमारा मार्जिन और बढ़ जाएगा। आप ऐसे लड़ते रहिए, हम हमारे मार्जिन को बढ़ाते रहेंगे। हमारी तो 10 की 10 सीटें आनी है, क्योंकि हमने तो
चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है ज्योति जी, जो 365 दिन चलने वाला संगठन है, जिसमें कार्यक्रम है, जिसमें कार्यालय है, जिसमें नीति है, जिसमें रीति है, जिसके अंदर पूरा सिस्टम है। जो हम कहते हैं वो करते भी हैं। हमारा पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी, जो चीजें हमने तय की थी, धारा 370, राम मंदिर, कॉमन सीट, वो सारी चीज हमने, और वो सारी चीज आगे कर रहे हैं। और ये हमारा संगठन का जो हमारा जो विराट स्वरूप संगठन का है, उसके कारण से है। बड़े परिवार में कोई बात भी होती है, पर इनकी पर हम गौर नहीं करते। ये सब कुछ होने के बाद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी नॉमिनेशन से या टिकट देने से, नॉमिनेशन से नहीं टिकट देने से 30 मिनट पहले उम्मीदवार लाने पड़ते हैं दूसरी पार्टियों से, क्यों? देखिए ज्योति जी, सब कुछ है ना, पन्ना प्रमुख है, संगठन है, बड़े बड़े नेता हैं, सब कुछ है, क्यों नवीन जिंदल को लाना पड़ता है? क्यों निर्दलीय विधायक जो कैबिनेट का हिस्सा भी थे उन्हें पार्टी में ज्वाइन करवाना पड़ता है आधे घंटे पहले? ये पार्टी की नीति रीति है। जब हमें जैसा, देखिए पार्टी की नीति नीति है, दूसरे दलों से उम्मीदवारों को लाना गलत नहीं है। ये ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप इतनी तारीफ करते हैं, ये है वो है, तो दूसरे दलों से 10 साल सरकार में रहने के बाद भी जब नेताओं को लाया जाता है तो सवाल तो उठते हैं जो विरोधी दल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस अपने परिवार को नहीं संभाल पा रही, जब कांग्रेस परिवारवाद में फंसी हुई है, अब तो कांग्रेस खाली होने लग रही है। आप देश के प्रवक्ताओं के जो इनके मुख्य प्रवक्ता थे वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, आप राकेश जी देखिए, ये तो आपके पास सुनिए, आपके पास दूसरे दलों से जो लोग आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके भी तो मौजूदा सांसद छोड़ के गए ना आपको, फिर आप तब भी कहिएगा कि हम भी संभाल नहीं पाए वीरेंद्र सिंह परिवार को? नहीं, हमने या फिर आप ये कहिएगा कि हम सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आए, लोकसभा का चुनाव लड़ा, उनको इतना बड़ा मंत्रालय दिया, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा, वो MP रहे, उनकी धर्मपत्नी जी विधायक रही, पार्टी ने सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। परंतु उनका क्या व्यक्तिगत कारण था, क्या मामला था, वो क्या करना तो वो बताएंगे, और जाने के बाद उनको क्या मिला वो तो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होंगे। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, उनके सम्मान को, वो भरी थाली को छोड़कर गए, आगे कुछ नहीं मिला उनको, पानी का गिलास तक नहीं मिला। उनसे पूछे, उनको बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिस पार्टी ने हमें इतना सम्मान, मान सम्मान दिया, और उसके बाद जिनके बहकावे में आकर चले गए, उन लोगों ने तो पानी का गिलास भी नहीं दिया। राकेश गर्ग जी, अभी आप थोड़ा रुकिए। विवेक जी, जब सारी ही पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, कोई पत्र लिख रहा है, कोई बयानबाजी को लेकर नसीहत दे रहा है, आपके विधायकों की बयानबाजी तो है ही, जिसमें बबली कह रहे हैं हम अपने बूते अपने दम पर विधायक बने हैं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पिछले दिनों छोड़कर चले गए थे, लगभग रोजाना कोई ना कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, पदाधिकारी पार्टी को अलविदा कह रहा है। विवेक जी हैं क्या फोन लाइन पर? जी ज्योति जी, जो ये बात कह रहे हैं कि हम अपने दम पे विधायक बने हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि 2014 में विधायक बन लेते, या उससे पहले चुनाव लड़े थे तब विधायक बन लेते। आज कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। पार्टी की अगर टिकट थी, पार्टी का अगर चुनाव निशान था, पार्टी के अगर कार्यकर्ता उनके साथ थे, तभी वो आज चुनाव जीत पाए। आज बात तो देखने की ये है ज्योति, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, ये दोनों बता रहे हैं कि इनके अंदर गुटबाजी नहीं है। मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा, आज क्या बीजेपी के प्रवक्ता ऑन टीवी ये मानेंगे कि मनोहर लाल खट्टर का फेलियर था इसीलिए उन्हें बदला गया, अनिल विज का फेलियर था इसीलिए उन्हें बदला गया? ये बातें तो कर रहे हैं संगठन की। आज ऐन मौके पे पंजाब जैसी स्थिति क्यों बनानी पड़ी, चन्नी नायब सैनी को क्यों बनाना पड़ा, वो बीजेपी के प्रवक्ता बताएं। ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी कि उनके कार्यकाल में इनको लगा कि उनसे जनता संतुष्ट नहीं है, तो आज नया हरियाणा के नए चन्नी नायब सैनी को उतारने का काम इन्होंने किया। कांग्रेस वाले तो एक ही बात करते हैं, हमारे अंदर कोई फूट नहीं है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। इनसे एक ही बात पूछिए कि तमाम नेता इनके कभी स्टेज पे इकट्ठे होंगे? हम बारी बारी कह चुके हैं कि हाँ, कांग्रेस अपने आप को ही मारने का काम करेगी, कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को खत्म करने के लिए कांग्रेस काफी है। ये लोग उस बात को नहीं मानेंगे। हम तो ये बात जानते हैं, आज चुनाव का दौर है, आपने कहा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। हम मैदान के अंदर हैं, मैदान के अंदर मजबूती से
चुनाव लड़ने का ये काम आपको कर रहे हैं। आपको और लेकर मैं- मुझे मुझे असरानी वाला ये डायलॉग मुझे अच्छे से याद नहीं है। राकेश जी जिसका जिक्र कर रहे थे, मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि आधे दाएं जाओ बाएं जाओ, बाकी जो बच्चे मेरे साथ आओ। आधे दाएं तो जाओ, साथ आधे आने के लिए, बाएं जाओ, पीछे आने मैं के लिए तो बताता कुछ हूं। बचा नहीं है। पार्टी नहीं, पूरी नहीं, तरह से वो खत्म तो हो चार- गई है। ये वो 4 कांग्रेस भी ये तारीख को कह रही, पता बीजेपी भी लगेगा। ये कह रही आपकी पार्टी को लेकर। वो 4 तारीख को पता लगेगा ज्योति, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, कौन किधर गया और कौन किधर गया। आज के दिन वोटर जननायक जनता पार्टी का जू का त्यों खड़ा है। नेता को बनाने वाला वोटर होता है, नेता को खड़ा करने वाला कार्यकर्ता होता है। आज हमारा कार्यकर्ता मजबूती से अपने बूथ को संभालने का काम कर रहा है। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो उन्हें पता लग जाएगा 4 तारीख को। मनोहर लाल खट्टर जी को खुद नहीं पता लगेगा 4 तारीख के बाद वो कहाँ जाएं, उनको खुद नहीं पता लगेगा। हम तो ये जानते हैं मजबूती से चुनाव लड़ने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहलाती है कांग्रेस, जिसके 9 कैंडिडेट हैं। आज इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी बताती है। इनसे ये पूछिए कि आज इनके मैदान में कितने कैंडिडेट हैं। लेकिन विवेक जी आप भी तो एक ही उम्मीदवार उतारना चाहते थे ना। विवेक जी आप लोग भी तो चाहते थे ना, या तो हिसार से उतारे या भिवानी महेंद्रगढ़ से उतारे। बीजेपी ने इनकार कर दिया, बीजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया। मजबूरी में आप लोगों को 10 उम्मीदवार उतारने पड़े। नहीं, मजबूरी में ये उतार लेना इंडियन नेशनल लोकदल वाले, कांग्रेस वाले उतार ले मजबूरी में, जो अपने आप को बड़ी पार्टी बताते हैं। आज जननायक जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता मजबूत था तभी हम 11 की 11 सीटों पे चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। इनके पास क्यों नहीं कैंडिडेट थे? आज क्यों दूसरों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं? आज भूपिंदर सिंह हुड्डा कहते थे कि हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं। आज क्यों भूपिंदर सिंह हुड्डा को बैसाखियों की जरूरत पड़ी? क्यों आम आदमी पार्टी का साथ लेना पड़ा? आज इतने मजबूत थे, 10 की 10 सीटों में लड़के दिखाते। हम तो मजबूत थी 10। चलिए, कांग्रेस ने तो कभी गठबंधन नहीं किया हरियाणा में, कभी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार लड़ रहे हैं। उसमें ये हवाला दे रहे हैं कि दूसरे राज्यों में भी है चूंकि, और वो पूरा गणित सीट शेयरिंग का जब लगाया गया कि तो हरियाणा में भी एक सीट गई है आम आदमी पार्टी के हिस्से। डैनवाल जी, दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि चाचा का इलाज होने वाला है, चश्मा भी छिन जाएगा इस इलेक्शन में, इस चुनाव में। दुष्यंत तो रोज ये सोचता है कि इनलो खत्म है। चौधरी अजय सिंह चौटाला क्या कहते थे कि एक थी इनलो, एक थी इनलो, लगातार यही कहते थे। और आपके साथ में लगातार डिबेट में रहता था। बीजेपी जेजेपी वाले सब यही कहते थे कि एक समय आएगा ये कहा जाएगा कि एक थे इनलो। और आज उनसे पूछो, कहने वाले उनके पास पहले वो कप प्लेट थे, फिर चप्पल आए, अब चाबी, अब इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, मम्मी बेटे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और ये मैं क्यों कहता था, कारण क्या था कि मैं कहता था जब तक ये सत्ता में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं, तब तक इनके पास इनके कार्यकर्ता रुके हुए हैं। जिस दिन ये सत्ता से अलग हुए, हालात देखा, प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के गए, इनके बड़े बड़े नेता छोड़ के गए, इनके विधायक छोड़ के गए। ये बार बार कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को समर्थन दे देंगे, हमारे पास 10 विधायक है, तुम सरकार बनाओ। एक बार यही तो बात कही थी कि जब से तुमने 10 विधायक बने हैं, एक बार तुम्हारी कभी विधायक दल की बैठक अगर हुई हो तो उसका एक बार रिपोर्ट कार्ड पेश कर दो। 10 विधायक बनने के बाद कभी इनकी घंटे बैठे ही नहीं है। और ये बात करते हैं तो सरकार गिरा दो, सरकार बना दो। अरे भाई, तुमने तो अपना ठगी ठोरी करनी थी, वो कर चुके हो। अब जनता ने आप लोगों को देख लिया और आपका हश्र क्या है वो अब आगे 4 तारीख को भी पता लग जाएगा। आप 7 की नहीं, आप 90 भी उतार दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जनता ने आपका असली चेहरा देख लिया। आज आप जो बार बार कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ मारने का काम करते हैं, एक बार उस समय बोलते जब आप सत्ता में बैठे थे। सत्ता में बैठे आदमी अगर कोई काम करता है, जनता के लिए कोई हक अधिकार की काम लड़ाई लड़ता है, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आता है, तब तो बात होती है। अब आपको जब वहां से भगा दिया गया है, आपको धक्के मार के भगाया गया है, किस प्रकार से आपको जलील करके भगाया गया, ये सबको पता है। और उसके बाद अब आप ये कह रहे हो कि हमारी तो अब भी सरकार बन जाएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दे देंगे। इस प्रकार समर्थन से सरकार नहीं बनती, जनता का समर्थन चाहिए। अब ना तो आपके साथ जनता साथ है, ना आपके कार्यकर्ता साथ है, ना आपके विधायक साथ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो गुटबाजी चल रही है बीजेपी में, ये अंदरूनी गुटबाजी है। ये 40 मिनट पहले, 35 मिनट पहले जिस प्रकार से किराए के या उधार के जो कैंडिडेट लेके और उनको टिकट देने का काम कर रहे हैं, इनकी पार्टी में भी अंदरूनी फूट है, अंदरूनी गुस्सा है। वो यही तो सोच रहे हैं कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं हम, पन्ना प्रमुख हम हैं, बूथ प्रमुख हम हैं, इनका जो जो पदाधिकारी वो हैं, हम हैं। लेकिन अगर कैंडिडेट अगर इनको लेके आना होता है तो कोई कांग्रेस से लेके आ रहे हैं, कोई बाहर से लेके आ रहे हैं, क्या उनमें रोष नहीं है? ये वो यही सोचते हैं कि हमारी मेहनत में क्या कमी रही जो उन लोगों को टिकट दे रहे हैं। अगर चुनाव ही लड़ना था, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही प्रभावशाली है, इतनी ताकतवर है, तो किसी भी व्यक्ति, एक साधारण से कार्यकर्ता को टिकट दे दो, वो
चुनाव जीत जाएगा। लेकिन सबको पता है 400 पार के नारे के केवल बात करते थे। आपने सुना है ज्योति जी, जो 400 पार का नारा इनका खत्म हो गया ना, ये सिर्फ यही था कि जिस प्रकार हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था और 40 में सिमट गए थे, इस बार भी यही है, 400 पार का नारा जरूर दे रहे हैं, ये 200 से नीचे जाकर सिमट जाएंगे। और मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ नहीं हुआ है। मैंने खुद सुनिए, मैंने खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इंटरव्यू किया कि जिसमें वो खुद कह रहे हैं 400 पार, हरियाणा के सीएम कह रहे हैं 400 पार। ये मेरी जानकारी में नहीं कि नारा खत्म हो गया, जिसमें हरियाणा के 11 कमल खिलेंगे ये भी दावा कर रहे हैं बाई इलेक्शन करनाल समेत। खत्म हो रही है दावा, ये नारा कहाँ खत्म हो गया है? जहां से शुरू हुई थी, जहां से 400 पार का दावा, जहां से 400 पार का नारा शुरू हुआ था, क्या उनके मुंह से सुन रहे हैं? ये तो पीछे से गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बाकी लेना देना कुछ नहीं है। हरियाणा की जनता का मन बना हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करना है, और खिलाफ वोट भी कहां करना है? जो भारतीय जनता पार्टी को जो कैंडिडेट हराएगा उसको वोट करना है। मैं ना ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको कौन हराएगा, वहां पे सिर्फ वही हराएंगे जहां पर उनको पता है कि अगर कांग्रेस का अगर कोई उम्मीदवार मजबूत होगा, मैं तो बिल्कुल स्पष्टता से इस चीज के लिए कहता हूं, कांग्रेस का अगर कहीं उम्मीदवार मजबूत आया तो कांग्रेस के उम्मीदवार को देंगे, कहीं इनर का उम्मीदवार सामने नजर आया तो उसको वोट देने का काम करेंगे। सिर्फ इसी वजह से है कि ये गुस्सा जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की जो नीतियां, गलत नीतियां थी, उन नीतियों को खिलाफ उनको वोट डालने का काम कर रहे हैं। पूरे देश प्रदेश का यही माहौल है। निश्चित तौर पर चलिए लास्ट कमेंट की ओर मैं चर्चा को ले जा रही हूँ। नवीन जी, अगर आपकी आवाज ठीक है, नवीन जी आखिरी कमेंट आपका। ठीक है, नहीं है हमारे साथ। राकेश गर्ग जी को कुछ कहना था। राकेश जी, एक बात तो ये देखिए, सारी पार्टियों के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद को खुद ही हराती है, कांग्रेस के घर की लड़ाई ही कांग्रेस के प्रदर्शन को खराब करती है। देखिए ज्योति जी, मैं भाजपा के जो हमारे साथी प्रवक्ता है, सिर्फ इनकी बात का उत्तर दे देता हूं। सिर्फ 30 सेकंड का ही समय। इनका वो हाल है कि हमारे हरियाणा में कहावत है ना, घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। 90 जब विधानसभा के चुनाव आते तो इनके पास अपने मूल रूप से 90 प्रत्याशी नहीं होते। अब लोकसभा के चुनाव है तो उसके अंदर से जो 6 प्रत्याशी है वो कांग्रेस से आयातित है। ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, फूट की करते हैं, उसकी करते हैं, 10% जीतने की करते हैं। और जो इनका भाव है ना कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, हो सकता है इनके मन में ये हो कि अंत में जीत के तो फिर भी कांग्रेस ही आने, क्योंकि 6 कांग्रेसियों को इन्होंने टिकट दिया हुआ है। हो सकता है इन लोगों का भाव ये रहा हो। लेकिन बीच चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा देना, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस बात को माना कि मनोहर लाल जी असक्षम और अयोग्य मुख्यमंत्री थे, इसीलिए उनको बीच में हटाना पड़ा। फिर नायब सैनी जी को बना देना। अब नायब सैनी जी खुद कंफ्यूज है कि वो मुख्यमंत्री है या मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री है। अभी तक तो उनको खुद को इस बात का यकीन नहीं आया। प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता का तो पता नहीं कभी आएगा या नहीं आएगा। सरकार अल्पमत के अंदर आ चुकी है और बड़ी बेशर्मी से ढिंडोरा पीट रहे हैं। बजाय कि फ्लोर पर आते, विश्वास मत हासिल करते, बहुमत दिखाते, बेशर्मी से कहते हैं खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास नंबर है। अरे भाई, नंबर हो तो आइए विधानसभा के अंदर 2-2 हाथ कर लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ज्योति जी जो ड्रामा है ना, ये पूरे प्रदेश की और देश की जनता देख रही है। और बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, प्रदेश के अंदर भी इनका ढोल फट चुका है। और जिस तरीके से इनके शीर्ष नेतृत्व के बहके बयान आ रहे हैं, मछली से बात शुरू हुई और मंगलसूत्र पर आकर अटक गई, मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इस बार भी केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी महज 150 पौने 200 के बीच में सिमट कर रह जाएगी। राकेश शर्मा जी, ये सीएम बदलने वाली बात को लेकर देखिए लगभग रोजाना सवाल उठ रहे हैं कि अब क्या संदेश इसका जाएगा और क्या मायने इसके समझे जाए। राकेश गर्ग जी जो कह रहे हैं, इनकी पीड़ा ठीक है। इनकी पार्टी के अंदर कांग्रेस में एक परिवार से बाहर कभी निकली नहीं कांग्रेस। और मूल रूप से जो आज पूरे देश में जो सबसे पुरानी पार्टी की दुर्दशा का कारण भी यही है कि ये परिवार से बाहर नहीं निकली। भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अवसर दिया जाता है। आप बताइए, हमने गुजरात में भी प्रयोग किया था, गुजरात में भी हमने पूरी सरकार चेंज की थी, उसके बावजूद भी पूर्ण बहुमत से और एक बहुत बड़ी जीत के साथ आए थे। हमारे यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी नायब सिंह सैनी जी, जो मेरे साथ जिला अध्यक्ष हुआ करते, हमारे साथ मंडल के अध्यक्ष रहे, वो प्रदेश में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे और वो मंत्री रहे, विधायक रहे। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के पद पर जा सकता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो स्वस्थ लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को
छोटे से छोटा कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। और जो पार्टियां क्षेत्रीय दल जो प्राइवेट लिमिटेड है, इनमें जो परिवार तय करेगा वो होगा। कांग्रेस के अंदर जो परिवार तय करेगा वो होगा। क्या इनकी पार्टी कांग्रेस के अंदर है क्या? संगठन की चीज नहीं है, विघटन ही विघटन है। हमने पार्टी ने कहा कि नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या हर्ष नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने? अरे भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर महाराष्ट्र में आपने देखा हमारे जो मुख्यमंत्री थे, पार्टी ने तय किया कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्होंने शहर स्वीकार किया। बाबूलाल गौर जी मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थे, जब शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाया गया उसी कैबिनेट में बाबूलाल गौर जी मंत्री बने। क्या ये कांग्रेस में संभव है क्या संभव? ये कांग्रेस में शासन सिर्फ शासन है, अनुशासन नहीं है। कांग्रेस के अंदर सिर्फ परिवार है, वो भी परिवारवाद है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवार, पूरी पार्टी एक परिवार है। हम लोग चलिए मैं लास्ट कमेंट ले लूं अभी। नवीन जी है क्या फोन लाइन पर? तो हम संगठन निष्ठुर है भारतीय जनता पार्टी। और एक मिनट और लूंगा मैं। ठीक है नवीन जी, आपका आखिरी कमेंट दीजिएगा। ठीक है नहीं मैडम जी, ज्योति जी इनको बुलवाइए, कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी, हमें टाइम नहीं चाहिए। इनको बुलवाइए, भाजपाइयों को इनकी चलवाइए और इन पे पूरी 1 मिनट का टाइम नहीं देंगे आप आम आदमी पार्टी को पूरे 1 घंटे की डिबेट में। भाई भाजपाइयों से क्या तकलीफ है? भाजपाइयों तुम्हारी लंका लगने वाली है। शर्मा जी की ऑडियो डाउन कीजिए, शर्मा जी की ऑडियो डाउन कीजिए एक बार। नवीन जी ऐसा है, आपके पहले सवाल में मैं आप जानते हैं किस तरह सीक्वेंस से मैं चलती हूँ। पहले सवाल में निशान आपकी ऑडियो डाउन, आप भी सुनिए एक बार, इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। पहले सवाल में आपकी आवाज नहीं मिल रही थी, दूसरी बार भी मैं आई, आप फोन लाइन पर नहीं थे, पीसीआर से मैंने पूछा, अब तीसरी बार मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हर एक प्रवक्ता से 2 से 3 बार सवाल पूछे गए, 3 बार आपसे सवाल पूछे गए। आपको शिकायत करनी है, जो कहना है आप कहिए, स्वतंत्र हैं। दर्शक देख रहे हैं आपका कितनी बार मैंने नाम लिया डिबेट में, बोलिए। अब बता रहा हूं मैं, भाजपा की एड चलाइए खुल के। आप ये नहीं बताएंगे, आपको बोलना है क्या विषय पर? बिल्कुल बोलना है तो बोलिए ना। मैं खुद क्या कह रहा हूँ, हाँ तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो पहले कह रहा हूँ। मैं ये भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ, ये चिल्ला के 400 पार कह रहे थे। भगवान ना करे अगर बीजेपी वाले जीत भी गए तो इनका पीएम का कैंडिडेट कौन है? ये तो 2025 में रिटायर होने वाले हैं मोदी जी, उसकी बात नहीं करेंगे। अनिल विज के गठबंधन की बात नहीं करेंगे। और एक और अच्छी बात है, ये अगर यहाँ पे बयान, मेरे को हालांकि कांग्रेस के बारे में ऑफिशियल जब वो नहीं स्टेटमेंट करना चाहिए, पर फिर भी कह रहा हूँ, अगर ये ना होता तो क्या आप चर्चा कर रहे होते? यहाँ पे तो बीजेपी के गाने बज रहे होते। तो चर्चा में रहना है, चर्चा तो चल रही है ना आज। इंडिया गठबंधन की हरियाणा में चर्चा चल रही है और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की चर्चा चल रही है। और कैसी विडंबना की बात है, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, इनको अपने संगठन की कोई जरूरत नहीं। किसी की पार्टी की 2 फाड़ हो गई, किसी की पार्टी में गठबंधन के लिए दूसरे उस प्रतिस्पर्धा के लिए दूसरे नेता ही नहीं है। इनको अपने गठबंधन की कोई चिंता नहीं है, इनको इंडिया गठबंधन की पार्टियों के संगठन की और इन सब चीजों की बड़ी चिंता लगी पड़ी है। तो मैं इनको संदेश ये देना चाहता हूँ, कृपया अपनी पार्टी का, अपने संगठन का, उस पर फोकस करिए। आप हार रहे हो, थोड़ा जाके ग्राउंड पे मेहनत करिए, तब आपको समझ में आएगा क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी वाले ने कहा कि हम करनाल की सीट भी जीत रहे हैं, इनकी हवाइयां उड़ी हुई, आप समझ गए। जब इतना फोकस दे के करनाल की सीट पे, जहां से ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को चुनाव लड़वा रहे हैं, वहां से भी इनको पता है कि इनकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां पे भी ये हार रहे हैं। इसीलिए भाजपा के प्रवक्ता मेरे ख्याल राकेश शर्मा जी है, वो कहते हैं कि करनाल की सीट भी हम जीत जाएंगे। तो 400 पार की जो हवा बनाई गई थी, वो हवा भारतीय जनता पार्टी की निकल चुकी है। ये अपने संगठन की, अपने लोगों की चिंता करें। इंडिया गठबंधन के संगठन और लोग पूरी मजबूती से काम कर रहा है। और जिस प्रकार से कोयला चोर को कुरुक्षेत्र में लेके आए हैं, कुरुक्षेत्र की जनता चिल्ला के कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वालों को सबक सिखाएंगे। और ठीक है नवीन जी, आपकी बात पूरी हो गई है। और ये पूर्वाग्रह मेरी डिबेट में जुड़ने से पहले घर छोड़ दिया कीजिए आप, कि इनके नगाड़े बज रहे होते हैं, सैड चलवा लीजिए। 1 मिनट, आपका 3 बार मैंने नाम लिया है डिबेट में, 3 बार मैंने नाम लिया है। क्या करें आपकी आवाज ना आए तो? क्या करें आप फोन लाइन पर नहीं है तो? ये फालतू के एलिगेशन नहीं चलेंगे मेरे ऊपर। स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछो, स्टार्टिंग में आपकी आवाज नहीं आ रही तो दूसरे प्रवक्ता को जोड़िए आपकी जगह। आपका फोन डिस्कनेक्ट करके दोबारा हम जोड़ रहे हैं,
आपकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, उसके बावजूद भी रोजाना आपको डिबेट में बैठा रहे हैं हम, उसके बावजूद भी आप ये कहें कि इनकी ऐड चलवा लीजिए, इनके नगाड़े बजवा लीजिए, सोचकर बोला कीजिए, आप ओडीराम कीजिए इनके। रजन डैनिवाल जी, आखिरी कमेंट। जी, मैं एक चीज बताना चाह रहा था, जिस प्रकार से बार बार कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में इनका माहौल है, कुरुक्षेत्र में मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि कुरुक्षेत्र में गुप्ता जी की बलि दे दी गई कहीं ना कहीं। जिस प्रकार से मैं कल कुरुक्षेत्र भी गया था, मैं हिसार भी गया था, मैं वहां के लोगों से भी मैं इस चीज के लिए पूछ रहा था, वो बार बार यही आ रहा था कि बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है, कांग्रेस की यहाँ पर टीम मजबूत है, इनको कांग्रेस की टीम जो इनके साथ लगी हुई है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण जो कांग्रेस अपने घर के नेताओं को अपने पास अपने साथ उनको लेकर नहीं चल पा रही, वो दूसरे पार्टी के नेताओं को लेकर कैसे काम कर रही है? वहां पर काम कोई भी नहीं हो रहा, वहां पर केवल और केवल ये कह सकते हैं कि सुशील गुप्ता की एक बलि देने का काम किया है। कारण वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने उनको भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, वो उधार का उम्मीदवार लेके आए, 40 मिनट पहले उम्मीदवार लेके आए, और जिनको बार बार वो कोयला चोर कहते थे उनको कोहिनूर बनाकर वहां की जनता के ऊपर थोप दिया। कांग्रेस के पास वहां पर कोई उम्मीदवार नहीं था, गठबंधन की सीट सुशील गुप्ता के पास दे दी, क्योंकि ये हकीकत है, सबको पता था कि कांग्रेस के पास कुरुक्षेत्र के लिए कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिससे वो ये कह सके कि हाँ निर्मल सिंह था, निर्मल सिंह पार्टी छोड़कर वहां पर आम आदमी पार्टी के पास चला गया। अब कांग्रेस के पास एक उम्मीदवार होना जरूरी था। निर्मल सिंह तो वापस आ गए थे कांग्रेस में, केवल और केवल कांग्रेस की जनता ने निर्मल सिंह चित्रा सरवारा आम आदमी पार्टी से वापस घर वापसी कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि निर्मल सिंह नहीं थे कांग्रेस के पास। विश्वास देखिए मैं ये चीज कह रहा हूं ज्योति जी, विश्वास जीतना, जनता का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर पार्टी चलिए देखते हैं जनता किस पर यकीन करती है, ये 4 तारीख को ही साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया सभी का, शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़े, वक्त दिया। और हमने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, बावरिया के पत्र को लेकर, कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी को लेकर जिस तरह की बातें उठ रही हैं उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।